स्वागत है साथियों आपका स्टडी क्लाउड चैनल पे। प्रतियोगिता दर्पण जनवरी 2025 का हम देख रहे हैं। शुरू करते हैं राष्ट्रीय करंट अफेयर से। 19 नवंबर 2024 के बीच कहां पर वैश्विक समुद्री सम्मेलन सागर मंथन महान महासागर संवाद का आयोजन किया गया। इसका आयोजन हुआ राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में। तो हमारा सही उत्तर है इसमें राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली। भारत सरकार के द्वारा 18 और 19 नवंबर 2024 के बीच राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में 2 दिवसीय वैश्विक समुद्री सम्मेलन सागर मंथन महान महासागर संवाद का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि भारत में पहली बार आयोजित होने वाले इस सम्मेलन की मेजबानी बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय तथा ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा की जा रही है। हाल ही में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है, उसमें मरने वाले 10 हाथियों की विश्व विज्ञान रिपोर्ट के अनुसार कोदो बाजार में किस एसिड की मौजूदगी के कारण मृत्यु हुई है। इसका नाम है साइक्लोपियाजोनिक एसिड। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मरने वाले 10 हाथियों की मृत्यु के संबंध में विश्व विज्ञान रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने बड़ी मात्रा में कोदो बाजरा के पौधे खाए थे जो फंगस से संक्रमित थे। सभी एकत्रित नमूनों में साइक्लोपियाजोनिक एसिड की मौजूदगी थी। रिपोर्ट के अनुसार CPA यानी साइक्लोपियाजोनिक एसिड को दो बाजरा के बीजों से जुड़े प्रमुख माइकोटॉक्सिन में से एक है जो कोदो विषाक्तता का कारण बनता है, जिसे पहली बार 80 के दशक के मध्य में पहचाना गया था। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किन बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा घरेलू प्रणालीगत रूप में महत्वपूर्ण बैंक यानी डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक ये इसके रूप में बरकरार रखा गया। तो इसमें आते हैं भारतीय स्टेट बैंक, HDFC बैंक और ICICI बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक, HDFC बैंक और ICICI बैंक को घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक यानी सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक के रूप में बरकरार रखा है। गौरतलब है कि कुछ बैंक अपने आकार, अंतर न्यायालय गतिविधियों, जटिलता, प्रतिस्थापन की कमी और परस्पर संबद्धता के कारण प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उन्हें टू बिग टू फेल माना जाता है। इन्हें ऐसे बैंक माने जाते हैं जिनका फेल होना असंभव है लगभग, और फंडिंग मार्केट में कुछ लाभ प्राप्त करते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा महामारी से सुरक्षा और त्वरित प्रतिक्रिया के लिए भारत में पशु स्वास्थ्य सुरक्षा सुदृढ़ीकरण का पहला शुभारंभ किया गया। ये पहल शुभारंभ हुआ केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा। 25 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में महामारी से सुरक्षा और त्वरित प्रतिक्रिया के लिए भारत में पशु स्वास्थ्य सुरक्षा सुदृढ़ीकरण पहल का शुभारंभ किया गया। गौरतलब है कि इस परियोजना को 2022 में इंडोनेशियाई अध्यक्षता के तहत G20 देशों द्वारा बनाए गए महामारी कोष द्वारा अनुमोदित किया गया। यह परियोजना 3 कार्यान्वयन एजेंसियों एशियाई विकास बैंक ADB, विश्व बैंक और खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की मदद से काम करेगी। इसके अगस्त 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। 5-6 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन, इसका विषय क्या था? इसका विषय रखा गया था एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धम्म की भूमिका। प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से 5 से 6 नवंबर 2024 तक नई दिल्ली में किया गया। शिखर सम्मेलन का विषय था इस बार एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धम्म की भूमिका। नेक्स्ट है, हाल ही में दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदलकर क्या किया गया? भगवान बिरसा मुंडा चौक। दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदलकर भगवान बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आदिवासी सांस्कृतिक प्रतीक की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। गौरतलब है कि 15 नवंबर 2024 को आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाई गई, जिसे आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को सम्मानित करने के लिए जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और उड़िया आइकन डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब की 125वीं जयंती इसके लिए 1 वर्ष की समारोह की घोषणा की? उड़ीसा सरकार ने। उड़ीसा सरकार ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और उड़िया आइकन डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब की 125वीं जयंती के लिए 1 वर्ष के समारोह की घोषणा की। वे एक स्वतंत्रता सेनानी, विपुल लेखक और आधुनिक उड़ीसा के निर्माताओं में से एक थे, जिनका जन्म 21 नवंबर 1899 को भद्रक जिले, जो कि तत्कालीन बालासोर जिला है, इसके अगरापाड़ा में हुआ। वे 1946 से 1950 तक तथा 1956 से 1961 तक उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे। 1923 में उनके द्वारा स्थापित समाचार पत्र प्रजातंत्र आज भी प्रकाशित हो रहा है। भारत में किसकी जयंती के उपलक्ष्य में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में। मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के उपलक्ष्य में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वे स्वतंत्र भारत के पहले
शिक्षा मंत्री थे वे 15 अगस्त 1947 से 2 फरवरी 1958 तक शिक्षा मंत्री रहे और 22 फरवरी 1958 को दिल्ली में उनका निधन हो गया। मौलाना आजाद को 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। हाल ही में किस भारतीय पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ी को FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया? भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को दिया गया। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम ने 2025-26 तक पार्टिकुलेट मैटर प्रदूषण यानी PM10 में कितने प्रतिशत कटौती करने का लक्ष्य रखा है? 40% कटौती करने का लक्ष्य रखा गया है। 6 नवंबर 2024 को प्रारंभ प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। 6 नवंबर को शुरू की गई PM विद्या लक्ष्मी योजना की एक नई केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका उद्देश्य छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के लिए 2024-25 से 2030-31 की अवधि के लिए 3,600 करोड़ का परिव्यय किया गया और इस योजना के तहत दी जाने वाली ऋण ब्याज सब्सिडी से लगभग 7 लाख नए छात्रों को लाभ मिलने की उम्मीद है। हाल ही में किस भारतीय इतिहासकार को प्राचीन भारतीय इतिहास के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए PG राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? इनका नाम है रोमिला थापर। इतिहासकार रोमिला थापर को प्राचीन भारतीय इतिहास के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए PG राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। विश्व मधुमेह दिवस जो कि 14 नवंबर को मनाया जाता है, इस पर लैंसेट की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कुल मधुमेह पीड़ित वयस्कों में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? लगभग 25%, 1/4 हिस्सेदारी भारत की है। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। इस पर लैंसेट की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में मधुमेह से पीड़ित वयस्कों में से 1/4 भारत में है। रिपोर्ट के अनुसार विश्व भारत में कुल मधुमेह पीड़ित की संख्या 828 मिलियन है विश्व भर में, जिसमें अकेले भारत में 212 मिलियन है। भारत के बाद सबसे ज्यादा मधुमेह रोगियों वाला देश है चीन, इसके बाद अमेरिका, इसके बाद पाकिस्तान और इसके बाद इंडोनेशिया, उसके बाद ब्राजील। नवंबर 2024 में कहाँ संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन UNFCCC COP29 का आयोजन किया गया? इसका आयोजन हुआ अजरबैजान के बाकू में। हाल ही में अत्यधिक चर्चा में रहे जापानी अंतरिक्ष यान लिग्नोसैट की प्रमुख विशेषता क्या है? ये विश्व का पहला लकड़ी पैनल वाला उपग्रह है। जापानी अंतरिक्ष यान लिग्नोसैट विश्व का पहला लकड़ी पैनल वाला उपग्रह 5 नवंबर 2024 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। इसे क्योटो यूनिवर्सिटी और होम बिल्डर सुमितोमो फॉरेस्ट्री ने विकसित किया। लिग्नोसैट की प्रत्येक तरफ की लंबाई केवल 4 इंच यानी 10 सेंटीमीटर है तथा इसका वजन 900 ग्राम है। उपग्रह के पैनल एक प्रकार के मैग्नोलिया पेड़ से बनाए गए हैं। हाल ही में किस देश द्वारा प्रतिभाशाली प्रारंभिक पेशेवर के लिए गतिशीलता व्यवस्था योजना METS का शुभारंभ किया गया? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया द्वारा METS योजना की शुरुआत की गई। ऑस्ट्रेलिया के गृह विभाग के अनुसार MATES METS यानी भारतीय विश्वविद्यालय के स्नातकों और शुरुआती कैरियर वाले पेशेवरों को 2 वर्ष के लिए ऑस्ट्रेलिया में काम करने का मौका देता है। गौरतलब है कि METS की स्थापना 23 मई 2023 को प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी व्यवस्था MMPA के तहत की गई। MMPA एक द्विपक्षीय ढांचा है जो अवैध और अनियमित प्रवास से संबंधित मुद्दों को संबोधित करते हुए दोनों देशों के बीच 2 तरफा प्रवास और गतिशीलता का समर्थन और संवर्धन करता है। 20 नवंबर 2024 को जारी किए गए जलवायु परिवर्तन सूचकांक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक क्या रही? 10वीं। CV रामकृष्णन जिनका हाल ही में निधन हुआ, उन्होंने वर्ष 1955 में कहाँ MS यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी? वडोदरा, गुजरात में। नोबेल पुरस्कार विजेता वेकी रामकृष्णन के पिता प्रोफेसर कुमारलिंगम V रामकृष्णन, इनका 9 नवंबर 2024 को कैम्ब्रिज यूनाइटेड किंगडम में निधन हुआ। वे 98 वर्ष के थे। प्रोफेसर CVR जैसा कि वे लोकप्रिय रूप से जाने जाते थे, उन्होंने 1955 में वडोदरा में महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा यानी MSU में जैव रसायन विभाग की स्थापना की और बहुत कम उम्र में इसके पहले विभाग अध्यक्ष बने। विक्टोरिया केजर थेलविक जिन्होंने हाल ही में 73वीं मिस यूनिवर्स का खिताब जीता, किस देश से आती हैं ये? डेनमार्क से। विक्टोरिया केजर थेलविक, इनका संबंध है डेनमार्क से। 21 वर्षीय हैं ये। इन्होंने केजर थेलविक को 23वीं मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया गया, जो इस वर्ष सौंदर्य प्रतियोगिता के इतिहास में डेनमार्क की पहली जीत है। इस प्रतियोगिता में मैक्सिको की मारिया फर्नांडा बेल्ट्रानो प्रथम विजेता रही, जबकि नाइजीरिया की निदिम्मा अदित्सिना द्वितीय उप विजेता रही। हाल ही में किसे मॉरिशस का नया प्रधानमंत्री बनाया गया? डॉक्टर नवीन रामगुलाम।
ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे ने ऑर्बिटल के लिए किस श्रेणी में बुकर पुरस्कार जीता? इन्होंने फिक्शन श्रेणी में जीता। ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे ने ऑर्बिटल के लिए फिक्शन श्रेणी का बुकर पुरस्कार जीता। यह एक लघु आश्चर्य से भरा उपन्यास है जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की पृष्ठभूमि पर आधारित है। गौरतलब है कि हार्वे 2019 के बाद पहली महिला बुकर विजेता है। 5 से 7 नवंबर 2024 लंदन में आयोजित विश्व यात्रा मार्ट के दौरान भारत के पर्यटन मंत्रालय के द्वारा किस अभियान को चलाया गया? चलो इंडिया अभियान। स्विस वायु गुणवत्ता रेटिंग एजेंसी IQ एयर के अनुसार पाकिस्तान का कौन सा शहर विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है? लाहौर। पाकिस्तान का लाहौर है जिसका वायु गुणवत्ता सूचकांक 1000 से अधिक दर्ज किया गया। स्विस वायु गुणवत्ता रेटिंग एजेंसी IQ एयर के अनुसार पाकिस्तान का लाहौर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना जहां वायु गुणवत्ता एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से अधिक दर्ज किया गया। संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता में जारी एक नए डेटा के अनुसार ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के मामले में विश्व का शीर्ष शहर कौन सा है? चीन का शंघाई। संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता में जारी एक नए डेटा के अनुसार एशिया और अमेरिका के शहर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के सबसे बड़े योगदान करता है। इस सूची में शंघाई पहले स्थान पर है और उसके बाद आता है टोक्यो, फिर न्यूयॉर्क और उसके बाद ह्यूस्टन। तो ये थे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फरवरी माह का।